हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हमने लास्ट टाइम जो है आर्बिट्ररी सीरीज़ शुरू किया। क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और उसके अंदर हमने सबसे पहला जो थ्योरम पढ़ा वो था एबेल्स लेमा, और आज हम पढ़ने वाले हैं एबेल्स टेस्ट। तो जो एबेल का टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्बिट्ररी सीरीज़ को सॉल्व करने में, ठीक है। और इसका प्रूफ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और ये खुद जो एग्जाम्पल सॉल्व करने में इसकी बहुत हेल्प होती है, ठीक है। सो ओवरऑल एबेल्स टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें यूज़ होने वाला है आपका एबेल का लेमा। तो वो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो एबेल टेस्ट क्या कहता है, बहुत सिंपल सी बात कहता है ये कि अगर आपके पास एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है, सो इफ़ समेशन एन गोज फ्रॉम 1 to infinity a n इज़ कन्वर्जेंट, और आपके पास एक सीक्वेंस है जो कि कैसा है, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है, तो आपका जो सीरीज़ है ए एन बी एन एंड गोज फ्रॉम 1 to infinity, ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। सिंपल सी बात है कि आपके पास जब एग्जाम्पल आएगा तो उसमें कुछ इस तरह की सीरीज़ आपको दिखाई देगी ए एन बी एन, ठीक है। इसमें से जो ये A1 वाला पार्ट है इसकी सीरीज़ क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। इसका हम बनाएंगे सीक्वेंस और इसका हम बनाएंगे सीरीज़। तो ये सीरीज़ होनी चाहिए कन्वर्जेंट, और ये सीक्वेंस होनी चाहिए आपके मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। मतलब ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि अगर वो मोनोटोनिक बाउंडेड है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। तो अगर ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है, ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है, तो ये ओवरऑल आपका जो सीरीज़ बनेगा वो भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो यही आपका एबेल का टेस्ट कहता है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। चलिए इसका प्रूफ शुरू करते हैं कि हम जो है एक सीक्वेंस ले रहे हैं बी एन, और ये कैसा है, मोनोटोनिक और बाउंडेड है, ठीक है। अगर ये मोनोटोनिक और बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो बी एन है ये किसी बी को कन्वर्ज करेगा। तो हम मान लेते हैं कि उसकी लिमिट क्या है, बी है। और अब हम बनाने वाले हैं एक नया सीक्वेंस जिसे हम नाम देंगे यू एन, ठीक है। अब ये यू एन कैसे बनेगा, लेट्स सी। तो हमने एक नई सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करनी है यू एन, और मैंने कहा कि यू एन हम किसकी मदद से करेंगे, इस बी की मदद से करेंगे। देखो हमने कहा कि आपका जो बी एन है ये मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक है मतलब क्या कंडीशन हो सकती है, या तो वो इंक्रीजिंग हो रही है या तो डिक्रीजिंग हो रही होगी, ठीक है। दो ही कंडीशन हो सकती है। और बी एन जो है वो बाउंडेड भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग है और वो बाउंडेड है, यानी कि उसका अपर बाउंड या फिर लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में जो आपकी सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट होगी। तो इस केस में हमने ये कहा कि बी एन जो है वो आपके बी को कन्वर्ज करेगा। अब कैसे करेगा, देखो अगर आपका जो बी एन है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है, अगर बी एन आपका क्या है, डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि इनफिमम होगा, ठीक है। तो जब आपका सीक्वेंस डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो उस केस में ऑब्वियसली जिस लिमिट को ये बी एन कन्वर्ज करेगा वो बी एन वो जो लिमिट बी होगी वो क्या होगा, उस सीक्वेंस का इनफिमम होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर आपका बी एन जो है वो इंक्रीजिंग है तो उस केस में आपकी जो बी एन है वो उसके सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगी। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो दो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। मतलब ये आसान सी बात है कि अगर आपका सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो वो इन्फिमम को कन्वर्ज करेगा, और अगर इंक्रीजिंग है तो वो सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अब देखो इन्फिमम है मतलब लोअर बाउंड है, और सुप्रीमम है मतलब अपर बाउंड है, ठीक है। अब इसी की मदद से हमने एक नई सीक्वेंस जनरेट करनी है यू एन। अब देखो यू एन कैसा बना है, यू एन बना है बी माइनस बी एन, यानी कि आपकी जो लिमिट है उसमें से हमने बी एन को माइनस करना है। मतलब ये जो सीक्वेंस बनेगी वो ऐसे बनेगी कि बी में से बी वन, ये पहला टर्म हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म होगा बी में से बी टू, बी में से बी थ्री एंड सो ऑन। तो देखो बी में से बी वन माइनस होना, बी में से बी टू माइनस, हम ये पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब बी बड़ा होगा और बी वन छोटा होगा, ठीक है। अब बी कब बड़ा होगा, जब बी सुप्रीमम या फिर अपर बाउंड होगा, ठीक है। सो यू एन होगा हमारा बी माइनस बी एन, अगर आपका बी एन कैसा है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि जब इंक्रीजिंग होगा तो उस केस में बी सुप्रीमम होगा यानी कि बी अपर बाउंड होगा। तो इस केस में आपका जो बी है ना वो बी एन से बड़ा होगा, ठीक है। और अगर हमारा फंक्शन कैसा है,
सॉरी ये जो सीक्वेंस है ये डिक्रीजिंग है, तो उस केस में हमारा UN क्या हो जाएगा, BN माइनस B हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है मेन जो बेस है इस थ्योरम का वो ये है, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। एक चीज़ अब आपको यहाँ से समझ में आ गई है, क्योंकि यहाँ पे इस केस में B जो है वो BN से छोटा है, और इस केस में आपका B जो है वो BN से B जो है BN से बड़ा है, और नीचे वाले केस में B जो है वो BN से छोटा है। दिस इज़ फॉर ऑल n। ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो आपकी ये वाली वैल्यू होगी ये भी हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहेगा, और ये वाली वैल्यू जो है यानी कि B माइनस BN पहले वाले केस में ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये फर्स्ट केस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, और ये सेकेंड वाले केस में भी आपका BN माइनस B भी हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होने वाला है। यानी कि हम चाहे इसमें चाहे उसमें अगर UN कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर हम UN कंस्ट्रक्ट करते हैं तो UN जो है वो हमेशा कैसी रहने वाली है, नॉन नेगेटिव वाली सीरीज़ रहने वाली है। सो दैट इज़ UN विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n। तो एक चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि आपका जो UN है वो हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा। प्लस आप इस UN की लिमिट भी बता सकते हैं। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, UN किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। क्यों, अगर आप पहला केस लेते हो तो B और BN की लिमिट लगाओ तो ये भी B को, तो B माइनस B जो है वो 0 आ जाएगा। इस केस में भी जब BN की लिमिट क्या है, B है, और B में से B माइनस करोगे तो 0, तो दोनों केस में आपका जो UN है वो 0 को अप्रोच करेगा। तो चाहे कोई भी केस हो, इंक्रीजिंग केस हो, डिक्रीजिंग केस हो, आपका ये चीज़ हमेशा सेम रहेगा कि दिस इज़ नॉन नेगेटिव एंड दिस विल कन्वर्ज टू द 0। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये चीज़ तो हमने देख ली कि जो आपका UN है वो नॉन नेगेटिव है और वो 0 को कन्वर्ज करता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये चेक कर लेते हैं कि ये आपका डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। ठीक है, सो उसके लिए मुझे UN माइनस UN प्लस 1 ले लेना चाहिए, या फिर UN प्लस 1 माइनस UN ले लें, कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, सो मैं ले रही हूँ UN माइनस UN प्लस 1। तो UN का वैल्यू डाल दीजिए, जब बस ये चलेगा जब आपका फंक्शन सीक्वेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो पहले केस में आपका मालूम है जब फंक्शन इंक्रीजिंग है, सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, तो उस केस में ये है आपका UN और ये आपका UN प्लस 1। तो UN कितना है, B माइनस BN। ठीक है, जब इंक्रीजिंग है, और B माइनस BN प्लस 1, वही बात हुई, बीच में माइनस आ गया। और जब आपका सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो ये आपका हो जाता है UN और ये हो जाता है आपका UN प्लस 1, बदल जाता है BN माइनस B, और BN प्लस 1 माइनस B होगा ये। ठीक है, सो इतना आ गया। अब आप देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, तो B और B कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर वाला बनेगा BN प्लस 1 माइनस BN जब आपका इंक्रीजिंग है, और BN माइनस BN प्लस 1 जब आपका सीक्वेंस डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब देखो अगर ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि BN प्लस 1 माइनस BN जो है, या फिर ये कह सकते हैं कि BN प्लस 1 जो है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा BN से, अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, और उसी का रिवर्स यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि जो BN होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा BN प्लस 1 अगर फंक्शन सीक्वेंस डिक्रीजिंग है। तो ये चीज़ तो पता चल गई। तो जैसे पहले वाले केस में BN प्लस 1 माइनस BN क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। सेकेंड केस में जब डिक्रीजिंग है तो BN माइनस BN प्लस 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। तो चाहे आप इंक्रीजिंग ले लीजिए, डिक्रीजिंग ले लीजिए, दोनों केस में UN माइनस UN प्लस 1 क्या आ रहा है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ रहा है। मतलब क्या कि UN इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू UN प्लस 1, यानी कि हमने जो ये नई सीक्वेंस बनाई है ये कैसी है, ये आपकी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, अब जो है हमने जो नई सीक्वेंस बनाई है इसी के रूप में फिर से BN को लिखना चाहती हूँ। देखो मैं आपको ये बता दूँ कि हमने करना क्या है, हमने जो है आपका जो AN BN है ना, इसको कन्वर्जेंट दिखाना है। ठीक है, अब कैसे कन्वर्जेंट दिखाना है उसकी स्ट्रैटेजी ये चल रही है। तो हमने अभी तक AN यूज़ नहीं किया है, हम फिलहाल जो है BN की ही बात कर रहे हैं, यानी कि जो सीक्वेंस है उसी की मदद से हमने अभी तक इतना थ्योरम सॉल्व करा है। अब पहले हमने UN को निकाला BN की मदद से, अब हम इसी BN को फिर से जो है UN के रूप में लिखना चाहते हैं। तो देखो आपको ये चीज़ मालूम है कि आपका जो UN है, जैसे पहले वाले केस में UN किसके बराबर था, फर्स्ट वाले केस में इट वॉज B माइनस BN। ठीक है, तो अब BN क्या हो जाएगा, BN हो जाएगा आपका B माइनस UN। ठीक है, तो यही लिख दिया मैंने कि BN किसके बराबर है, B माइनस UN जब आपका सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, और उसी तरह से
सेकेंड केस में आपका क्या था, un किसके बराबर था, bn माइनस b था, है ना। तो इस केस में आपका bn कितना हो जाएगा, bn इज इक्वल टू b इधर आ जाएगा, यानी कि un प्लस b हो जाएगा, ठीक है। सो bn क्या आ जाएगा, b प्लस un, जब आपका सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब मुझे बात किसकी करनी है, मेरा अल्टीमेट एम क्या है, ए एन बी एन की सीरीज़ बनाना। तो मैं इसको जो है ए एन से मल्टीप्लाई करूँगी, तो आपका जो ए एन बी एन हो जाएगा, इस साइड चलिए आप। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ए एन से मल्टीप्लाई करूँगी। सो ए एन बी एन किसके बराबर हो जाएगा, ऑब्वियसली ए एन बी ए एन माइनस ए एन यू एन, बी ए एन प्लस आ जाएगा बस बीच में ए एन यू एन व्हेन सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, व्हेन सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग। अब क्या कर देना है हमने, समेशन लगा देना है। तो समेशन ए एन बी एन किसके बराबर आ जाएगा, देखो ये जो बी है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, समेशन एन गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन बचेगा। इस केस में दोनों पर एन है तो ये अंदर ही रहेंगे, 1 गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी लगा देना, बस यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब देखो हमें ये चीज़ तो मालूम है कि आपका जो सीरीज़ है, यहाँ पे लिखूँगी मैं कि आपकी जो सीरीज़ ए एन है ये कैसे है। अब यहाँ पे ए एन का रोल आ रहा है, अब इससे पहले नहीं आया था कि ये आपका कन्वर्जेंट है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी करती हूँ तो भी कन्वर्जेंट ही रहेगा, यानी कि b इंटू ए एन, ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट ही रहेगा, ठीक है। तो इस केस में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ये हमेशा कैसा है, कन्वर्जेंट है। बस हमने क्या दिखाना है कि ए एन यू एन भी कन्वर्जेंट है। सो अगर दो कन्वर्जेंट सीरीज़ है तो उनका समेशन और एडिशन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और हमारे अल्टीमेटली जो हमने दिखाना था कि ए एन बी एन ये सीरीज़ है, ये भी क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ तो कन्वर्जेंट है, बस अब हमारा फिलहाल क्या एम है कि इसको हमने कन्वर्जेंट दिखाना है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए आप। चलिए एबेल्स टेस्ट का लास्ट पड़ाव, तो हम कहाँ तक पहुँचे कि आपका जो ए एन है वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो आपको पता है कि कन्वर्जेंट सीरीज़ की डेफिनेशन क्या होती है, दो कंडीशन होती हैं, तो हम यूज़ कर रहे हैं सेकंड वाली कि अकॉर्डिंग टू द कॉचीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, कि अगर आपकी कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो कोई भी आप एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले लीजिए, उसके लिए एक इंटीजर m ऐसा ज़रूर मिलेगा सच दैट कि मॉड ऑफ ए एन प्लस 1 प्लस ए एन प्लस 2 अप टू सॉन ए एन प्लस पी इज़ लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन होता है, लेकिन क्योंकि हमें थ्योरम प्रूफ करना है तो यहाँ पे हमने लेस देन एप्सिलॉन बाय u1 लिया है, क्योंकि हमको u1 कैंसिल करना होता है, ठीक है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड p बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कहने का मतलब ये होता है कि एक इंटीजर के बाद जितने भी आप n लोगे ना, उसके बाद के जितने भी टर्म्स होंगे उनका मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ तक आप के कॉचीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ने बता दिया। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे तो हमने p वाला यूज़ किया है, आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं कि ए एन प्लस 1 ए एन प्लस 2 अप टू सो ऑन ए एन प्लस एम वाला, ठीक है, जो हमने इससे पहले किया है। तो ये एक तरह से क्या है, ये है आपका एस एन, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो सम है ये बाउंडेड है, ठीक है। तो एक चीज़ तो होगी कि यहाँ पर जो ये सम है ये कैसा है, बाउंडेड है, जो कि हमने एबेल्स लेमा में यूज़ करा था। प्लस जो सीक्वेंस है वो कैसी है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है मतलब मोनोटोनिक तो वो है। और आपको ये भी पता है कि आपका जो यू एन है ना, ये 0 को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि बाउंडेड भी है ना। सो एबेल्स लेमा क्या कहता है कि अगर आपके पास ऐसा सम है जो किसी पर्टिकुलर एप्सिलॉन से छोटा है, मतलब बाउंडेड है ये सम, प्लस कोई सीक्वेंस है जो मोनोटोनिक है और वो भी बाउंडेड है, तो उस केस में क्या हो जाता है आपका कि जो समेशन ए के बी के है वो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m b1 लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b1, ठीक है। जहाँ पे बी के सीक्वेंस होती है और ए के क्या होती है, आपकी सीरीज़ होती है। तो यहाँ पे बी के का काम कर रहा है UN। अब हमें जो है इस AN UN को क्या दिखा देना है, इसको कन्वर्जेंट दिखा देना है, ठीक है। तो
हमें ये सफिशिएंट है कि ये कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस को सेटिस्फाई करे। कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि मैं ये बता दूं कि मॉड ऑफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि an+1 un+1 प्लस an+2 un+2 अप टू सो ऑन an+p un+p किसी एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। यानी कि मुझे ये वाला पार्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस ये दिखा दूँ कि ये जो है किसी लेस देन एप्सिलॉन है किसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है कि इस पे हम लगा देंगे एबल्स लेमा। सो अकॉर्डिंग टू एबल्स लेमा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका an+1, क्योंकि यहाँ पे a के b के था। सो an+1 un+1 प्लस an+2 un+2 अप टू सोन an+p un+p। इसका जो मॉड होगा वो किससे लेस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है b1 इंटू m। अब देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जो ये आपका m है ये कौन है, एप्सिलॉन बाय u1, ठीक है। और b1 क्या है आपकी ये सीक्वेंस है, यानी कि ये आ जाएगा आपका un। क्लियर है, u1। सो ये u1 और u1 हो जाएंगे आपके कैंसिल, और क्या बन जाएगा कि ये जो पूरा मॉड है ये लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है। और ये अकॉर्डिंग टू द कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, इससे हम कह सकते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन है तो ये वाली जो सीरीज़ होगी an वाली, ये कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। बस ये तो हमने दिखाना था, ठीक है। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। कन्फ्यूजन अगर आपको होगा तो एक तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले केस में होगा, और एक थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे इसीलिए हो सकता है क्योंकि आपने जो एबल्स लेमा पढ़ा है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ये कंडीशन है ये an+1 an+2 यहाँ पे p वाला ले लिया, ठीक है। आप चाहे तो जो हमने दूसरी डेफिनेशन ली है कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, वो वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज एबल्स टेस्ट। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो दिस वाज एबल्स टेस्ट। एक और इम्पॉर्टेंट एबल टेस्ट जैसा ही है वो है डिरिचलेट टेस्ट, वो हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और ये दो टेस्ट ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।